हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशियान एंड इमोशंस। आई होप आप सब अच्छे नहीं हो तो हो जाओ यार। सो गाइस, अरेंज मैरिज के थर्ड एपिसोड को लेकर आई हूँ। आई होप आपको ये अच्छा लगेगा। जो भी जैसा भी लगे कमेंट ज़रूर करना। एंड मैंने जैसा कि बताया तो ये स्टोरी बहुत छोटा सा है, तो ये स्टोरी कल के एपिसोड में ख़त्म हो जाएगा। 4 एपिसोड का स्टोरी था एंड आई रियली होप कि आपको ठीक लगा हो। तो चलो बिना देरी के आज के इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, जिसकी शुरुआत होती है विंग से, जिसने वांग जी का हाथ देखा। वांग जी के हाथ में उस सुंदर सी रिंग को भी देखा, उस रिंग में जो कि क्लाउड के पैटर्न में बनी हुई थी। वो रिंग दिखने में बहुत खूबसूरत थी और वांग जी का हाथ वो भी बहुत सुंदर था। विंग उस हाथ को ही देखता रह गया, लेकिन वो हिला नहीं अपनी जगह से। जब विंग अपनी जगह से नहीं हिला तो मैडम यू पीछे से कहती हैं, विंग ने अपना नाम इतने प्यार से, हालांकि वो अभी भी कड़क थी, लेकिन हाँ प्यार था उसमें, प्यार से सुना तो वो एक पल के लिए बस ठहर गया, लेकिन तुरंत ही वो अपने होश में आया और अपना हाथ सीधे अपने अल्फ़ा के हाथ में दे दिया। वांग जी ने विंग के हाथ को सिक्योरली होल्ड किया, क्योंकि वांग जी से उसके भाई ने कहा है कि ये एक लौता ऐसा इंसान है जो उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगा। ये इंसान उसका ख्याल रखेगा और वांग जी को इस इंसान का ख्याल रखना है। इसलिए वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, साथ ही वो नर्वस भी है कि वो कैसे किसी जीते जाते एक इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाएगा और उसे अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाएगा। वांग जी और विंग अप ऑन द स्टेज खड़े थे, सब लोगों के सामने रिचुअल्स चल रहे थे और उन लोगों को हेवन अर्थ एल्डर्स के लिए बो करने को कहा गया। और फिर एक दूसरे की तरफ, जैसे उन लोगों ने एक दूसरे की तरफ बो किया, मैरिज कंप्लीट हो गई थी। अब बारी थी उन लोगों के वेडिंग चैम्बर में जाने की, क्योंकि जियांग जो कबीला है उसका नियम यही था कि यहाँ का ब्राइड यहीं पर अपनी वेडिंग को कंज्यूमेट करने के बाद अपने ससुराल जाता है। तो विंग को यहीं पर अपनी मैरिज को कंज्यूमेट करना था, पर दोनों नमूनों को ये तो पता ही नहीं था कि मैरिज कंज्यूमेट कैसे करते हैं। उनको नहीं पता, बस इतना पता है कि शादी हो चुकी है। विंग को भी नहीं पता, शेमलेस विंग जिसे ये नहीं पता है, उसे बस पता है कि दो लोग अपने होठों को मिलाते हैं और ये वो तब करते हैं जब वो दो एक दूसरे के रिश्ते में बन जाते हैं। तो विंग आज एक्साइटेड था कि क्या उसका अल्फ़ा उसके ऊपर अपने होठों को उसके होठों पर रखेगा और जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो जाएगा। ऐसे तो होता है, उसे तो इतना ही पता है। अब उस बुद्धू को पूरी बातें कोई समझाने से रहा, हम लोग भी नहीं बताएंगे। विंग और वांग जी को उनके वेडिंग रूम में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पर कुछ खाने का सामान और वाइन रखी हुई थी। लांस वाइन नहीं पीते, ये वांग जी को पता है, पर विंग को पहली बार शराब पीने को मिलने वाली है। उसकी 16 साल की ज़िंदगी में हमेशा उसे यही कहा गया कि उसे शराब नहीं पीनी है, नहीं पीनी है, लेकिन आज के दिन उसे शराब पीने को मिल रही थी। वो कैसे इस चीज़ को छोड़ सकता था? बिल्कुल भी नहीं। वांग जी जब विंग के साथ रूम में अंदर आया तो वो बहुत अजीब महसूस कर रहा था। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ऐसा बुरा महसूस कर रहा हो, बल्कि बात ये थी कि वो बहुत अनकम्फर्टेबल था। उस इंसान को जैसे कभी ओमेगास को देखने तक नहीं दिया जाता था, आज वो किसी अनजान ओमेगा के साथ में, जिसका उसे नाम भी नहीं पता, एक कमरे में था। और ये इंसान अब उसके साथ ज़िंदगी भर के लिए रहने वाला था। ये उसके साथ एक परिवार बनाने वाला इंसान है। ये इंसान उसका अब हस्बैंड है और कुछ समय बाद उसके बच्चों का मदर भी होगा। ये सोच कर ही ना वांग जी के पूरी बॉडी में गूज़बम्प आए जा रहे थे। वो ये सोच कर खुश हुए जा रहा था। फिर वो विंग को देखता है जो कि अभी भी दरवाजे पे खड़ा हुआ था। वांग जी जाता है और विंग के सर से वेल को हटाता है। उफ़, वो खूबसूरत चेहरा, वो प्यारा सा चेहरा और उसकी वो बंद आँखें। विंग ने अपनी आंखें बंद की हुई थी, क्योंकि अब उसे घबराहट हो रही थी, नर्वसनेस महसूस हो रही थी। उसे अपने अंदर एक अजीब सा एहसासों का समुंदर महसूस हो रहा था, जो कि किसी भी तरीके से रुकने वाला नहीं था। विंग फिर भी हिम्मत करके अपनी पलकें उठाता है और अपनी उन मासूम सी आँखों से जब वो वांग जी को देखता है तो बस देखता रह जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वांग जी विंग के हर एक एक्शन में खोता जा रहा था, उसी तरीके से विंग वांग जी के चेहरे में खो गया था।
ऐसा नहीं है कि विंग ने इससे ज़्यादा हैंडसम अल्फाज नहीं देखे हैं, और ऐसा भी नहीं था वांग जी के लिए कि वांग जी ने कभी विंग से सुंदर सुंदर ओमेगास नहीं देखे। लेकिन कोई अगर अपना हो तो बस अपना होता है, और वही सबसे ज़्यादा सुंदर लगता है क्योंकि वो सिर्फ़ आपका होता है और आप सिर्फ उसके होते हो। उस निगाह में कुछ बदल जाता है, कुछ और चीज़ें शामिल हो जाती हैं, शरीफ हो जाती हैं, और निगाहों का वो तरीका बदल जाया करता है। दूसरों को देखने का तरीका अलग होता है और अपने किसी खास को देखने का तरीका एकदम अलग होता है। वो नज़र हमारे हमदम की होती है, और वो नज़र किसी को भी बस अंदर तक हिलाने के लिए काफ़ी रहती है। और वह हिलाना ऐसा वैसा नहीं होता है, बल्कि प्यार का हिलाना होता है। वांग जी विंग के पलकों को धीरे से उठते हुए देखता है, फिर विंग की वो मासूम आंखें देखता है जिनसे वो वांग जी को देख रहा था। जिन आँखों में शर्म का एक पर्दा था, साथ ही साथ उसमें कुछ सवाल थे। वांग जी विंग को अभी भी देखे जा रहा था। कुछ मिनट यूं ही रहने के बाद विंग जब देखता है कि वांग जी की आंखें उसके ऊपर से नहीं हट रही हैं, तो बस वो एक और उभरता हुआ तीर छोड़ देता है। वांग जी के दिल को बिल्कुल घायल कर देता है, क्योंकि विंग मुस्कुरा जाता है। और विंग के मुस्कुराते ही ना वांग जी के दिल पर एक और तीर उड़ते उड़ते जाके लगा, क्योंकि वांग जी को 440 वोल्ट का झटका लगा था। वांग जी का दिल बहुत बुरी तरीके से धड़का, और वांग जी को पता नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। उसका दिल आज से पहले तो कभी नहीं धड़का ना, तो फिर इस इंसान के मुस्कुराने भर से ही वो क्यों इतनी बुरी तरीके से धड़कने लगा है? क्या वो बीमार होते जा रहा है? क्या इसकी मुस्कुराहट से वो बीमार हो जाएगा? वांग जी अपनी आंखें हटाना चाहता था, लेकिन वो अपनी आंखें हटा ही नहीं पा रहा था। विंग अपने पलक एक बार झपकाता है और धीरे से अपनी आंखों को उठाकर वांग जी की तरफ देखकर पूछता है, आप ठीक तो है ना? हाय, वो आवाज़ इतनी मीठी थी कि वांग जी उसमें फिर एक बार खो गया। ऐसा कह सकते हैं कि वो बस उस नशीली आंखों से बाहर आया ही था कि मुस्कुराकर फिर वो मदहोश हो गया, और वो मुस्कान से उभरा ही था कि विंग की आवाज़ में फिर एक बार वो खो गया। और इससे पहले कि उसकी आवाज़ से निकल पाता, विंग ने एक कदम आगे बढ़ा दिया, जिसके बाद तो बस वांग जी अपनी जगह पर खड़ा रह गया। विंग वांग जी के करीब आकर कहता है, आप ठीक तो है ना? वांग जी धीरे से कहता है, हाँ। वांग जी जो गल्प कर रहा था अनजाने में ही, ये उसने जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं है कि उसे क्या हो रहा है। उसे हमारा क्यूट बनी विंग बहुत पसंद आ गया है। ऐसा नहीं है कि विंग को अपना अल्फा नहीं पसंद आया, बहुत पसंद आया। और जो कि उसकी आंटियों ने बताया था ना, ये उससे बिल्कुल उल्टा है। अब तक इस इंसान ने उसको और गुस्सा नहीं किया, बल्कि इसे तो गुस्सा करना चाहिए था ना। ओमेगास अपनी फर्स्ट नाइट पर बात नहीं करते। मैडम यू ने उसे बहुत अच्छे से समझाया था। आंट यू ने कहा था कि अपना मुंह बंद रखना, चुपचाप रहना, अपने अल्फा की सारी बातें सुनना, जो वो कहे करे उसे कहने और करने देना, उसे रोकना बिल्कुल मत। पर ये अल्फा तो कुछ कह ही नहीं रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है, बल्कि अपनी जगह पर खड़ा होकर विंग को घूर रहा है। इसलिए विंग ने सवाल पूछे, लेकिन वो अल्फा गुस्सा नहीं हुआ, बल्कि उसने बस हाँ कहा, वो भी हकलाते हुए। क्या ये अल्फा हकलाता है? विंग जो क्यूरियसिटी के मारे खुद को रोक नहीं पाया, तो उसने पूछ लिया, क्या आप ठीक से बात नहीं कर पाते? क्या आप हकलाते हैं? वांग जी विंग की तरफ देखता है। उसकी आंखों में थोड़ा सा हैरानियत थी। यूँ में कहा, कितना क्यूट है। वांग जी से कोई बातें नहीं करता है। जब वांग जी कुछ नहीं बोलता तो कोई भी उससे कुछ और कहने की जहमत नहीं उठाता, वो लोग चल देते हैं अपने रास्ते। पर विंग बोल रहा है। वांग जी कहता है, नहीं। फिर विंग दोबारा पूछता है, तो फिर आप हकला क्यों रहे हैं? क्या आपको गर्मी लग रही है? क्या मैं आपके लिए ठंडा पानी दूँ, या फिर आप कुछ खाएंगे? आपने कुछ खाया है? आप वाइन पियेंगे? मैंने ना कभी वाइन नहीं पी है। मेरे पूरे 16 साल की ज़िंदगी में एक बार भी मैंने वाइन नहीं पी, क्योंकि हमेशा मुझसे सब कहते थे कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं वाइन पी सकता हूँ। अब तो जब मैंने शादी कर ली है तो फिर मैं बड़ा हो ही गया हूँगा, तो क्या मैं पी सकता हूँ?
वांग जी विंग की तरफ फिर एक बार देखता है। विंग की उन पफी फेस को देखकर, जिस तरीके से उसने बाउट करते हुए वांग जी से परमिशन मांगी, उसका मन ही नहीं किया कि वो इसे मना करते। वांग जी अपना सर हाँ में नोट करता है और विंग वांग जी का हाथ पकड़ लेता है, जिसे जिस 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 छुअन को एहसास करके ना वांग जी के अंदर जो भूचाल आया था वो बता नहीं सकता कि वो भूचाल कितना कितना बड़ा है। वांग जी का हाथ शेक कर रहा था और उसकी बॉडी में कांटे उठाए थे, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि पहली बार किसी इंसान ने उसे छुआ और किसी ओमेगा ने उसे इतने टाइटली होल्ड किया हुआ है। विंग के अकॉर्डिंग तो उसने बहुत नरमी से वांग जी का हाथ पकड़ा था, पर वांग जी के हिसाब से बहुत कसकर विंग ने उस पर ग्रिप टाइट की थी। विंग उसे पकड़कर सीधे टेबल पे लाके और बिठाते हुए कहता है, आप भी पिएंगे? यहाँ की वाइन ना बहुत अच्छी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। हमारे यहाँ कमल की शराब बनाई जाती है, जो कि पीने में बहुत अच्छी होगी। ऐसा मुझसे सब लोगों ने कहा है। मैंने कभी चखा नहीं तो मुझे ठीक से पता भी नहीं, पर शायद आज मुझे पता चल जाएगा। वांग जी थोड़ा झिझकता है, पर वो कह देता है, मैं शराब नहीं पीता। विंग तुरंत अपने हाथ को हवा में रोक लेता है, जिस हाथ से उसने वाइन का वो जार अपने हाथ में लिया था और वो ग्लास पकड़े हुए थे। वो उन चीज़ों को पकड़े हुए ही वांग जी की तरफ एक बार देखता है और कहता है, आप शराब नहीं पीते? वांग जी अपना सर ना में हिलाता है। विंग कहता है, क्या मैं भी नहीं पी सकता? वांग जी विंग के फेस को देखता है, जो कि इतना एक्साइटेड होकर उससे बात कर रहा था पहले, अब वो मुरझा गया था। वांग जी थोड़ी देर चुप रहने के बाद थोड़ा झिझक करता है, क्योंकि उसके क्लान में शराब पीना मना है, पर फिर वो कह देता है, तुम पी सकते हो। विंग बहुत खुश हो गया। उसने तुरंत अपने हाथ में जो वो उसने जार लिया हुआ था वाइन का, वो ग्लास में पोर करता है और तुरंत एक झटके में उसे पी जाता है और तुरंत ही खांसने लगता है। ये तो बहुत कड़वी है। वांग जी विंग के बैक को रब कर रहा था। ये बहुत जल्दबाजी में हुआ था, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कि वो विंग के बैक को रब कर रहा है। जब उसे याद आया तो वो विंग की आंखों के चंगुल में आ चुका था। विंग उसे बहुत प्यार से देख रहा था। पता नहीं विंग को क्या हुआ, विंग ने वांग जी को उसकी कमर से ही गले लगा लिया। वांग जी रुक गया, पर कुछ समय बाद उसे महसूस हुआ कि विंग रो रहा है। वांग जी वहीं चेयर पर बैठ गया, विंग के करीब आया और उसे नहीं पता कि अब वो विंग को कैसे चुप कराए, पर जिस तरीके से विंग ने उसे गले लगाया था, वांग जी भी उसे हक कर लेता है। बस वो आहिस्ता से विंग के बैक पर हाथ घुमाने लगता है और कहता है, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रहे हो? विंग अपने आंसू पोंछता है, वांग जी से दूर होता है। वांग जी भी अपने हाथों को हटा लेता है। विंग वांग जी के दोनों हाथों को फिर एक बार पकड़ लेता है। वांग जी पहले अपने हाथों को देखता है, फिर वो विंग को देखता है, पर वो कुछ करता या कहता नहीं है। विंग कहता है, आपको पता है मैं आंटी यू का अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, पर कभी मुझे ऐसा लगा नहीं कि वो लोग मुझे गोद लो हुआ बच्चा समझते हैं। मैं यहाँ अलग ज़िंदगी जी रहा था, जब बुरा लगता था, पर मैं किसी से कह नहीं पाता था, किस हक से कहता। पर मुझे हमेशा यकीन था कि जब मेरी शादी होगी ना, तो मेरा अपना परिवार होगा, सिर्फ मेरा। जो भी मेरा हस्बैंड होगा या मेरी वाइफ होगी, वो ही मेरा सब कुछ होंगे, और हमारे बच्चे मेरा सब कुछ होंगे। वांग जी विंग की बातें सुन रहा था। विंग की आंखों से आंसू आ रहे थे, बहुत मोटे मोटे। वांग जी उन मोटे मोटे मोतियों को विंग के गालों से फिसल रहे उन आंसुओं को साफ करता है। फिर वो विंग को अपने करीब थोड़ा सा पुल करते हुए उसके बालों को सहलाते हुए अपने सीने पर उसके सर को रख लेता है। विंग फिर एक बार वांग जी को गले लगाता है और थोड़ा और रोते हुए बोलता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे। आंटी ने कहा था आप बहुत गुस्से हैं, आप गुस्सा करेंगे, पर मैंने कहा था कि अगर आप गुस्सा करेंगे तो मैं माफ़ी मांग लिया करूँगा, आप सज़ा देंगे तो मैं सज़ा ले लिया करूँगा। पर मुझे यकीन था कि मेरा अपना एक परिवार होगा और आप मुझे अपना मानेंगे।
और मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ। फिर विंग वांग जी से अलग होकर कहता है, मैं कितना पागल हूँ ना, मैंने आपको परेशान कर दिया होगा। अब परेशान तो नहीं हुए ना? मैं बहुत बोलता हूँ ना। क्या आपको ज़्यादा बोलने वाले ओमेगास पसंद नहीं हैं? आप शांत रहते हैं। आंटियों ने कहा था आप बिल्कुल शांत रहते हैं। मुझे हमारी शादी वाली पहली रात के लिए बातें नहीं करनी है। आप जो कहोगे जो करोगे मुझे वो करने और कहने देना है। लेकिन मैंने तो आपको कुछ करने दिया ही नहीं, आपने कुछ कहा ही नहीं। क्या आप मुझे डांटेंगे? क्या आप मुझे पनिशमेंट देंगे? आप अगर मुझे सज़ा देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, मैं सारी सज़ा ले लूँगा, मुझे परेशानी नहीं होगी। वांग जी विंग की बातें सुनता है। पता नहीं क्या होता है पर उसे हंसी आ जाती है, वो मुस्कुरा उठता है। विंग कहता है, आप तो हंस रहे हैं, आपको गुस्सा नहीं आ रहा है? वांग जी कहता है, मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। वांग जी की इस बात पर विंग पूछ लेता है, अच्छा लग रहा है, पर क्यों? वांग जी कहता है, जब से मैं छोटा था तब से अब तक मुझसे ज़्यादा लोग बातें नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है मैं चुप रहता हूँ, पर वो लोग मुझसे बात करने की कोशिश ही नहीं करते। बस मुझे समझ नहीं आता है कि मैं जवाब क्या दूँ। वांग जी अब चुप हो गया था। फिर एक बार विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं तो बहुत बोलता हूँ, अगर मुझे आप कोई जवाब नहीं भी दोगे ना तब भी मैं आपके हिस्से की बातें खुद कर लूँगा, लेकिन मैं चुप नहीं रह सकता। मुझे तो डर लग रहा था, कहीं मैं ऐसे घर में तो नहीं हूँ जैसा मैं आंटियों ने कहा था कि मैं बात ही ना कर पाऊँ। अगर मैं बात नहीं कर पाता तो मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती, और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट होता तो मैं सही काम से करता ही नहीं। वैसे आपको पता है मुझे घर का सारा काम आता है। आंटियों ने कहा था कि मुझे बहुत ज़्यादा डॉरी नहीं दे सकते, इसलिए मुझे किसी छोटे से घर में शादी करनी होगी, और इसलिए मुझे सारा काम आना चाहिए। तो मैंने सारा काम सीखा था, मैं हमारे घर में सारा काम कर लिया करूँगा, इससे हमारे फादर इन लॉ भी खुश हो जाएंगे ना। वांग जी विंग के हाथ पकड़ के कहता है, तुम्हें किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है, तुम ऐसे ही अच्छे हो। विंग वांग जी की तरफ बस देख रहा था। फिर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है, उसे ऐसा लगता है वांग जी उसे आकर किस करेगा, पर वांग जी विंग को वहीं छोड़कर बिस्तर पर चला जाता है। वहाँ पर जो सामान बिखरा हुआ था, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स बेड पर पड़े हुए थे, उन सब सामान को सकेल करके और एक पोटली बना करके पैक कर देता है, क्योंकि खाने का सामान वो वेस्ट नहीं करना चाह रहा था। विंग अब देखता है कि बहुत देर हो गई है पर कोई मूवमेंट हुई नहीं, तो वो अपनी आंखें खोल कर देखता है कि वांग जी क्या कर रहा है। तो विंग वहाँ से उठकर जाता है और कहता है, आप क्यों कर रहे हैं? आप मुझसे क्यों नहीं कह रहे? मैं कर देता ना। वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, कोई बात नहीं। विंग कहता है, पर बाकी सब लोग क्या कहेंगे अगर आप सारा काम करेंगे तो? विंग अपने बालों को थोड़ा सा खुजाते हुए बोल रहा था, वो बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी कहता है, कौन बताएगा बाहर कि ये सब मैंने किया है? विंग कहता है, पर आंटियों ने तो कहा था अगर मैंने आपको सही से सर्व नहीं किया तो आप गुस्सा हो जाएंगे, और मुझे सबकी बात माननी है। किसी को पता चला कि मैंने इतना कुछ बोला भी है और आपकी बात भी नहीं सुनी तो क्या होगा? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ के उसे वहीं बेड पे बिठा देता है। फिर उसके पास बैठते हुए कहता है, देखो, तुम्हें किसी की बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और रही बात अंकल की, तो तुम्हें उनकी बात मानने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है, उनसे नहीं। वो लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम ऐसे ही रहना। अगर तुम बदल जाओगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बाकी लोग तो मुझे वैसे भी अलग मानते हैं, मुझसे बात नहीं करते। अगर तुम भी बदल गए तो? विंग कहता है, मैं नहीं बदलूँगा किसी में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि मुझे बदल दे। आपको पता है आंटी मुझे यहाँ पे बहुत पनिशमेंट देते थे, मुझे पूरी दोपहर धूप में घुटनों के बल बिठाना, कभी कभी थोड़ा बहुत मारपीट करना, क्योंकि वो मुझे ज़्यादा नहीं मारते थे, क्योंकि मैं एक ओमेगा हूँ ना, ज़्यादा मारेंगे और अगर मुझे ज़्यादा चोट लग गई तो मुझसे शादी कौन करता, इसलिए। वांग जी विंग को देखकर फिर एक बार हंस पड़ता है। विंग कहता है, आप फिर हंस गए? पता नहीं क्यों आंटियों ने कहा था कि आप बहुत गुस्सैल हैं, आप तो बहुत अच्छे हैं। वांग जी फिर एक बार हंस पड़ा, क्योंकि
उसकी तारीफ़ किसी ने कभी की नहीं है, क्योंकि उनका जो कबीला है वहाँ पर तारीफ़ करना भी मना है, बेवजह किसी को अप्रिशिएट करना ये मना है। पर विंग ने ऐसा किया तो वांग जी को अच्छा लगा। वांग जी नए नए अनुभव ले रहा था विंग के साथ बैठकर, क्योंकि पूरी रात बैठकर विंग बहुत सारी बातें कर रहा था। जो ड्राई फ्रूट्स वांग जी ने बांध कर रखे थे विंग ने वो निकाल लिए थे और उसने वांग जी को भी खिलाए थे। और रात होते होते ना विंग का चेहरा गुलाबी गुलाबी सा हो गया था, क्योंकि उसने ड्रिंक की थी पहली बार ज़िंदगी में और उसे नींद नहीं आ रही थी। वो तो बस खाए जा रहा था और बातें बनाए जा रहा था। फाइनली सुबह के लगभग 5 बजे, जो समय उन लोगों का उठने का होता है, उस समय विंग चुप होकर के सो गया था और वांग जी भी सो गया था। उन दोनों की पोजीशन कुछ ऐसी थी जहाँ पर वांग जी तो स्ट्रेटली सीधा होकर सो रहा था, लेकिन विंग जिसके पैर और हाथ दोनों वांग जी के ऊपर थे, और वांग जी का भी हाथ ना अपने आप विंग की वेस्ट में जा कर के लग गया था। उन लोगों ने अपने इनर रूफ पहन रखे थे। वो बहुत ही आराम से कोजी माहौल में सो रहे थे जब तक कि दरवाज़ा खुल नहीं गया, क्योंकि दरवाज़ा उन लोगों ने लॉक अंदर से किया हो पर उसे बाहर से भी खोला जा सकता था। एक कुंडी हुआ करती थी पुराने ज़माने में, जो कि लकड़ी की होती है और उसे अंदर बाहर दोनों से बंद किया जा सकता है, खोला भी जा सकता है। तो वो था। अंदर मैडम यू आती है और लाल सजन थे, वो दोनों आए थे क्योंकि उन दोनों को ऐसा था कि वो लोग एक बार जाके देख लें कि दोनों उठे हैं कि नहीं, और जाकर देखते हैं कि दोनों के दोनों बहुत ही पीसफुली सो रहे हैं। आसचंद देखता है कि उसके भाई के चेहरे पर बहुत सुकून है और थोड़ी थकान भी है। विंग भी बिल्कुल उसी तरीके से सो रहा था, लेकिन जिस पोस्चर में वो लोग थे उसे देखकर दोनों ही अनकंफर्टेबल हो गए थे। सजन और मैडम यू दोनों मुड़ गए थे पीछे, क्योंकि उन्हें तो कुछ और ही लग रहा था। ये लोग भी ना लगता है रात भर सोए नहीं हैं। सजन कहता है, मैडम यू और ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती है सुनकर। वो कहती है, हाँ मुझे लगता है आप लोग बाद में चले जाइएगा, वैसे भी आप जल्दी निकलेंगे उससे क्या फ़र्क पड़ता है, गर्मी का मौसम है, आप लोग बाद में भी जा सकते हैं, नाश्ता वगैरह कर लीजिएगा। सजन और मैडम यू वहाँ से निकल गए दरवाज़ा बंद करते हुए, विंग और वांग जी को उनके उस नींद के आगोश में छोड़कर जहाँ वो दोनों सो रहे थे। विंग जब सोया हुआ था तो उसे कोई इंसान दिखा अपनी नींद में। वो दो इंसान जो उसे दिख रहे थे वो उससे बस बाय करते हुए नज़र आ रहे थे और अपना आशीर्वाद देते हुए नज़र आए। सेम एज़ वांग जी को भी दो इंसान दिखे थे। वो दो इंसानों का चेहरा धुंधला धुंधला देख पा रहा था, जिससे वो समझ गया था कि ये कौन है, पर विंग नहीं समझा था कि वो कौन है। अब देखते हैं दोपहर का सीन, जहाँ पर उस कमरे में यान ली आई हुई थी। यान ली विंग के हाथों को लान वांग जी के ऊपर से हटाती है। वांग जी का हाथ तो विंग के वेस्ट में था ही, और फिर वो विंग को हल्का से हिलाती है और कहती है, विंग विंग विंग। विंग पर उठता ही नहीं है, तो यान ली थोड़ा सा पानी लाके उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़क देती है। विंग थोड़ा सा इधर उधर हिलता है और फिर अपनी आंखें धीरे से खोलता है, अपनी सिजे को देखता है। उसकी सिजे अपने मुंह पर उंगली रख के उसे शांत रहने का इशारा कर रही थी। विंग थोड़ी देर प्रोसेस करता है, फिर वो देखता है कि वो किसी के ऊपर पैर हाथ रख के सो रहा है। फिर वो देखता है कि उसके कमर को भी किसी ने पकड़ा हुआ है। किसकी इतनी हिम्मत, वो एक उम्मीद का है, उसे ऐसे कौन पकड़ सकता है। फिर वो धीरे धीरे याद करता है कि कल ही उसकी शादी हुई है और ये उसका हस्बैंड है। विंग धीरे से लान वांग जी का हाथ अपने ऊपर से हटाता है और वहाँ से उठ जाता है। विंग अपने रोप्स को सकेलता है और यानली के साथ निकल जाता है। जब वो वहाँ से जाता है, वांग जी अपनी आंखें खोलता है। वो जागा हुआ था, उसकी नींद लगी ही कहाँ थी, मतलब लग तो गई थी पर वो जागा हुआ था अभी विंग से पहले। जब उसने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो एम्बैरेस फील कर रहा था इस पोजीशन में खुद को देखकर, पता नहीं कौन आया होगा, और वो विंग को जगाना नहीं चाह रहा था। पर उसने देखा, मतलब सुना कि किसी ने आकर विंग को जगाया और वो उसे अपने साथ ले गई। कोई लेडी थी। फिर वांग जी वहाँ से उठकर वो बस स्माइल कर रहा था उस बेड को देखकर, जिस बेड पर से उठकर उसका ओमेगा हस्बैंड अभी गया। वांग जी ना बहुत खुश था। वो रेडी हुआ, बात लिया और बाहर आया। उसने देखा कि अब विंग भी रेडी होकर आ गया है। उसके सर पर अब कोई वेल नहीं था, उसका चेहरा अब ढका हुआ नहीं था, क्योंकि रात को ही उनकी मैरिज कंसमेट हो चुकी है। तो अब चेहरा क्यों ढकेगा विंग, इसलिए। पर किसी को क्या पता कि दोनों गधों ने तो कुछ किया ही नहीं है, दोनों अभी तक वैसे के वैसे है। पर खैर,
वांग जी अपने क्लान के लिए, अपने कबीले के लिए निकल चुका था। उसके साथ में उसके अंकल, शूशू और उसका भाई और बाकी जो लोग आए थे वो लोग भी निकल गए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वो लोग मुखिया के परिवार से है तो कुछ लोग तो उनके साथ आएंगे ही ना। और विंग को भी एक पालकी में बिठा दिया गया था। वांग जी वो उसे पालकी के अंदर था, बाहर नहीं था, और उस पालकी को कुछ लोग लाद कर ले जा रहे थे। वो लोग चल रहे थे, विंग अंदर बैठा हुआ था और वांग जी उसके साथ था। विंग कहता है बहुत गर्मी हो रही है। वांग जी कहता है कुछ देर की बात है, हम पहुंच जाएंगे। विंग कहता है वैसे मैंने सुना है तुम्हारे कबीले के जगह पर बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, गर्मियों के मौसम में भी वहाँ बर्फ़ जमी रहती है और सर्दियों के मौसम में तो वहाँ और ज़्यादा बर्फ़बारी होती रहती है। अगर ऐसा होता है तो मुझे समझ नहीं आता कि वहाँ के घर तो बर्फ़ में डूब जाने चाहिए, फिर वो कैसे के वैसे कैसे रहते हैं? सब लोग घरों में कैसे रह सकते हैं? फिर वो तो बिल्कुल पैक हो जाएगा ना। वांग जी विंग की इनोसेंस को देख रहा था। वो कहता है हम उन्हें सोच साफ करते हैं। ओह इसीलिए मुझे किसी ने बताया ही नहीं। वांग जी बस स्माइल कर देता है। विंग बहुत क्यूट है। फिर विंग वांग जी के हाथ को देखता है। वांग जी विंग के आंखों को फॉलो करते हुए पूछता है क्या देख रहे हो? विंग वांग जी के उंगली को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है और वांग जी अपने हाथ को विंग के हाथ पर रख देता है। विंग कहता है आपको ऐसा नहीं लगता मैं कुछ ज़्यादा बेशर्म हूँ? आपका हाथ। वांग जी कहता है तुम ये कर सकते हो, इसके लिए तुम्हें किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। विंग बस मुस्कुराता है। ये पहला इंसान है जिसने उसे इतने पोलाइटली सब बातें की हैं और अब तक कुछ भी गलत नहीं हुआ है। विंग वांग जी की अंगूठी को देखकर कहता है ये अंगूठी बहुत सुंदर है। वांग जी अपने हाथ से उस अंगूठी को निकालकर विंग के अंगूठे में पहना देता है, क्योंकि बाकी उंगलियों में तो वो अंगूठी बंधने से रही। विंग कहता है आपको ये मुझे नहीं देनी चाहिए, आपकी है ना ये? वांग जी कहता है मेरे काका ने कहा था अब तुम मेरे हो और मैं तुम्हारा, तो जो मेरा है वो तुम्हारा है। वांग जी ये बहुत हकलाते हुए बोला, क्योंकि उसे बहुत शर्म आ रही थी ये बोलते हुए। उसके जो गाल हैं वो भी लाल हो गए थे, इसके साथ में उसके कान भी गुलाबी हो गए थे, जो कि विंग ने देखा। विंग वांग जी के थोड़ा करीब आता है, उसके कानों को वो हाथ लगाते हुए बोलता है आप शर्मा रहे हैं? मेरी सिस्टर जब शर्माती थी तो उनके कान ऐसे गुलाबी हो जाते थे, आप शर्मा रहे हैं? वांग जी विंग के हाथ को पकड़ लेता है, जिस हाथ से विंग ने वांग जी के कान को पकड़ा था। वांग जी और विंग एक दूसरे के बहुत करीब थे, उनका फेस एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब था, क्योंकि विंग थोड़ा उठकर वांग जी के करीब आया था। वांग जी विंग को देख रहा था और विंग वांग जी को। पता नहीं विंग को क्या होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वांग जी शायद कोई स्टेप नहीं लेगा तो वो खुद आगे बढ़ता है। वो वांग जी को किस करने वाला था, लेकिन फिर वो पीछे हट गया, क्योंकि ये बहुत शेमलेस हरकत होती ना, खुद से ही अपने हस्बैंड को किस करना। ना, विंग ऐसा नहीं कर सकता, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। पर पता नहीं क्या होता है, उनके पालके को झटका लगता है और विंग तुरंत आगे की तरफ फिसलता चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी पोजीशन कुछ ऐसी थी कि वांग जी और विंग के लिप्स एक दूसरे पर टच हो गए थे। विंग की आंखें बड़ी बड़ी और वांग जी शॉकिंगली विंग को देख रहा था। कुछ सेकंड तक वो उसी पोजीशन में रहते हैं, पर विंग तुरंत पीछे हटकर कहता है माफ़ करना मैंने जानबूझकर नहीं किया, मैंने जानबूझकर बिल्कुल नहीं किया। वांग जी विंग को देख रहा था। 2 पल के लिए वो खामोश था, फिर वो कहता है कोई बात नहीं। वांग जी अपना सर घुमा लेता है, क्योंकि अब तो उसे और ज़्यादा अपने कानों में गर्मी महसूस हो रही थी। पता नहीं क्या चीज़ थी, पर बहुत अलग थी। इसके अलावा उसे अपने ट्राउज़र्स के अंदर भी कुछ कड़क कड़क सा महसूस हो रहा था। बहुत अजीब फीलिंग थी ये। उसे नहीं पता ये क्या था, वो अपने भाई से पूछेगा, पर वो अपने भाई को इतनी प्राइवेट चीज़ कैसे बताएगा? ये तो उनकी चीज़ है ना, वो अपने भाई को इस बारे में कैसे बता सकता था? ज़्यादा हो जाता ना ये, इस वजह से वो चुप रह गया। जब वो लोग क्लाउड से पहुँचते हैं तो
विंग को सारे एल्डर्स के पास ले जाया जाता है एंसेस्टर हॉल में। उस सबको वो करना होता है। सारे रिचुअल्स कंप्लीट करने के बाद अब नेक्स्ट डे उसे वहाँ का जो एक रिचुअल है फोरहेड रिबन सेरेमनी वो कंप्लीट करना था। एंड इसके बाद वो परमानेंटली वहाँ का यानी गुसू का मेंबर बन जाता। उस फोरहेड रिबन के बिना कोई यहाँ पर बाहर जाने के बाद अंदर नहीं आ सकता है। ऐसा होता है जब अंदर आना होता है तो अगर वो किसी गुसू के मेंबर के साथ है तो वो अंदर आ सकता है, अदरवाइज़ वो अंदर भी नहीं आ सकता और बाहर भी नहीं जा सकता। इसलिए उसका वो रिबन पाना बहुत ज़रूरी था। अभी वो लोग जिंगशी में थे जहाँ पर विंग इधर उधर टहल रहा था, क्योंकि उसकी वो हरकत करने के बाद से उसने वांग जी को नहीं देखा, बल्कि सारे रिचुअल्स उसने अकेले कंप्लीट किए हैं, जो कि उसके साथ में लंच रन ने करवाए हैं। और उसने कुछ लोगों को उसके साथ भेजा हुआ था जो लोगों से जिंगशी यानी उनके घर पर छोड़ कर गए हैं। विंग तो हैरान है, यहाँ पर छोटे छोटे क्वार्टर्स बने हुए हैं गुसू में और हर कोई अलग रहता है। विंग को देखा कि वांग जी का किचन भी बिल्कुल रेडी है, जैसे कि उसमें सारा सामान कल ही भरा गया हो। विंग तो खुश है इस चीज़ को देखकर कि कम से कम उसे अब बाकी लोगों के साथ रहना नहीं पड़ेगा। उसने सोचा था अगर वो अपने इन-लॉज़ के साथ रहेगा तो शायद कुछ गड़बड़ हो, पर ये अच्छा है। पर उसे थोड़ा सा दुख भी था क्योंकि वो बड़ा परिवार चाहता था, उसके पास फैमिली की कमी थी, वो एक बड़ी फैमिली चाहता था। पर जो भी हो, दूसरी तरफ वांग जी जो कि सीधे सही टाउन गया था क्योंकि उसकी परेशानी का इलाज तो उसे चाहिए। अब शादी के बाद कैसे रहा जाता है उसे नहीं पता है। वो एक किताबों की दुकान पर जाता है। वहाँ जाकर वो कहता है क्या मुझे वो किताब मिल सकती है। वांग जी पहले से इंट्रोवर्ट था और ऊपर से अब वो क्या ही बताए कि किस बारे में उसे किताब चाहिए। उसे किताब चाहिए गृहस्थ जीवन की, अपनी वाइफ को कैसे खुश रखे इस बारे में। वो और किसी चीज़ की किताब लेने के लिए नहीं आया है। तो यहाँ पे डर्टी माइंड मत लगाना कि वो वहाँ पे ऐसे इंटीमेट कैसे होते हैं उस किताब को लेने के लिए आया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो किताब लेने के लिए आया है ताकि वो जान सके कि असल में मैरिड लाइफ होती कैसी है, उसे रखा कैसे जाता है। वहाँ पर जो शॉप ओनर था वो लान वांग जी की तरफ देखता है और उसके जो न्यूली रोब्स को देखकर वो समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ये वाइट रोब्स नहीं थे बल्कि ये थोड़े से हल्के ब्लू रोब्स थे, जिसका मतलब ये जो ब्लू रोब्स होते हैं तब पहने जाते हैं जब कोई इंसान न्यूली मैरिड होता है। तो ये लगभग 1 महीने तक वो पहनता है ऐसे ब्लू रोब्स, और उसके बाद से वो अपने वाइट रोब्स स्टार्ट कर सकता है वापस से पहनना। तब तक लिए वो ब्लू पहनते हैं। और ब्राइड जो होती है वो स्पेशली अपना जो घर है वहाँ से आए हुए क्लॉथ्स को पहनता है, जो कि किसी भी कलर के हो सकते हैं और वो चलेंगे, ऐसा रहता है। तो जो शॉप ओनर था वो वांग जी को देखता है, फिर वो कुछ किताबों का बंडल लेके आता है और उन्हें दे देता है और कहता है तुम्हें मैरिड लाइफ के ऊपर किताब चाहिए। वांग जी तुरंत अपना सर हाँ में नोट करता है। ये इंसान तो बहुत समझदार है, समझ गया। अब किताब की दुकान है तो उसे एक्सपीरियंस तो हो गई ही ना शॉप ओनर को बेचने का। तो इसलिए वांग जी को बिना कुछ कहे अपनी पुस्तकें मिल चुकी थी और वो उन्हें लेकर चुपके से घुसू आया और घुसू आकर सीधे अपने क्वार्टर में चला गया। जिंगशी में जाने के बाद वो विंग को देखता है। विंग जो कि सीधे बाहर खड़ा हुआ था, जब वो वांग जी को देखता है तो अपना हाथ ज़ोर ज़ोर से हिलाता है। आज विंग को अपने जिंगशी में देखकर वांग जी को घर का एहसास हुआ कि कैसा महसूस होता है जब आपका कोई इंतज़ार कर रहा होता है। कितना अच्छा लगता है जब कोई आपका इंतज़ार कर रहा होता है और आप उसकी नज़रों के सामने पहुंचते हैं तो वो कितना एक्साइटेड होता है। उसकी आंखों में वो खुशी देखकर आप कितने खुश हो जाते हैं। उस फीलिंग को वांग जी महसूस कर पा रहा था और ये फैसला लांस जिन का उसकी शादी कराने का बिल्कुल सही था शायद, क्योंकि उसे ऐसा ही लग रहा था। वांग जी अंदर आता है। अंदर आकर वो उन किताबों को रख देता है अपने पलंग के नीचे। विंग पूछता है आप क्या लाए हैं? क्या कोई खाने की चीज़ है? क्या आप खाने की कोई चीज़ लाए हैं? वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है नहीं। विंग कहता है वैसे मुझे आज पता चला कि आपके यहाँ पे उबला हुआ सब्जियाँ खाते हैं और बस चावल खाते हैं, आपके यहाँ पे मीट नहीं खाते। वांग जी अपनी आंखें बड़ी करके विंग को देखता है और कहता है तुम जानवरों को मारकर खाते हो? विंग कहता है हाँ, जानवरों को मारकर खाते हैं, मीट खाते हैं हम लोग, मछलियों का, मुर्गियों का, इनका। आपके यहाँ नहीं खाते? वांग जी कहता है नहीं, हमारे यहाँ
किसी जानवर को पालना, उसे मारना और किसी जानवर के आसपास रहना भी मना है। विंग वहीं बैठ गया था। वांग जी कहता है, क्या हुआ? विंग कहता है, हमारे यहाँ बिना मीट के खाना नहीं खाया जाता है। अगर मुझे खाने में फ़िश ना मिले तो मैं तो खाना ही नहीं खाता हूँ। मेरा क्या होगा यहाँ? क्या मैं उबली सब्जियों के अलावा कुछ और नहीं खा सकता? वांग जी विंग की तरफ देखकर कहता है, उबली सब्जियों के अलावा और क्या खाया जा सकता है जो जानवरों को मार कर ना बनाया जाए? विंग बस चुप हो गया। उसे नहीं पता, जानवरों को मारकर बनाए बिना उसे सब्जियों का खाना बनाना नहीं आता। वांग जी विंग की तरफ अभी भी देख रहा था। विंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। वैसे भी खाना ही तो है, खाना तो लोग ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं, कुछ भी खाओ सब चलेगा, कोई बात नहीं है। विंग के उतरे हुए चेहरे को देखकर ही ना वांग जी को समझ आ गया था कि विंग खुश नहीं है। खाने की सबसे बड़ी वाली प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि वांग जी किसी भी हाल में किसी जानवर को तो नहीं मारेगा, चाहे ये उसके क्लान का नियम हो या ना हो, पर वो किसी जीव की हत्या तो नहीं करेगा, ये तो पक्का था। ये उसके मोरल्स कहते हैं। पर वो अपनी वाइफ को दुखी भी नहीं देखना चाह रहा था, तो वो सोचता है कि वो जिस तरीके का खाना विंग खाया करता था, उसका खाना वो वेजिटेबल से बनाने की कोशिश करेगा। ये उसने सोच लिया था। तो वो फिर से सही टाउन जाएगा और वहाँ से खाना बनाने की कोई किताब लेके आएगा। अभी के लिए तो वो विंग को बस शांत करा सकता है। वो विंग के पास गया और कहा, देखो फिर विंग तुरंत ही चेहरा कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैंने कहा ना खाना ही तो है, बाकी सारी चीज़ें कैसी हैं? मैंने सुना है यहाँ पर 2000 नियम हैं, क्या मुझे उन नियमों को मानना होगा? वांग जी विंग को देख रहा था, इस नए शख्स को जिसे उसके नियमों के बारे में पता भी नहीं है, ये उन्हें मानेगा कैसे? वांग जी जो है ना, वो समझ पा रहा था कि ये दूसरी जगह का इंसान है, इतनी जल्दी उनकी आदतें अपना नहीं पाएगा। इसलिए वांग जी कहता है, तुम्हें जिंगशी के बाहर सारे नियम मानने होंगे, पर जिंगशी के अंदर तुम कुछ नियमों को तोड़ सकते हो, बस किसी को बताना मत। विंग कहता है, सच में? मुझे सज़ा तो नहीं मिलेगी ना? वांग जी कहता है, अगर तुम किसी को नहीं बताओगे तो नहीं मिलेगी, अगर तुम बताओगे तो ज़रूर मिलेगी। विंग बस खुश हो गया और खुशी खुशी में वो इतना एक्साइटेड हुआ कि वांग जी के ऊपर कूद गया। वांग जी जो विंग के साथ फ्लोर पे बैठा हुआ था, तो वो सीधा ज़मीन पे गिर गया और पोजीशन कुछ ऐसी थी कि विंग वांग जी के ऊपर था और वांग जी नीचे। और उसी टाइम पर लांस जन का आना हुआ, जो उनसे कुछ कहने के लिए आए थे। जब वो इन दोनों को इस हालत में देखते हैं, तुरंत पीछे मुड़कर कहते हैं, मैं बाद में आता हूँ। विंग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है। ऐसा कहकर वो हट गया और वांग जी जो खांसते हुए कहता है, भाई। हेलो एवरीवन, तो कैसे रहा आज का 3rd एपिसोड? जो भी जैसे मिला हो कमेंट्स करना। कमेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, वो बहुत ज़रूरी है, तो वो करना। एंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, रखना, बाय बाय।